हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अटल स्टडी पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम 2020 के फर्स्ट पेपर के 51 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसी पेपर के 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और नेक्स्ट वीडियो बनने में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर, लेकिन हम जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे पेपर से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 इन द सर्किट शो इन द फिगर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरीज आर नेग्लिजिबल, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द प्लेट्स A एंड B ऑफ द कैपेसिटर इज को हम ओपन सर्किट कर देंगे। एंड देन ओपन सर्किट होने के बाद ये आपका कुछ इस तरीके का सर्किट आएगा एंड देन R2। अब यहाँ से हम VThevenin निकालेंगे, तो आपका VThevenin क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको सॉल्व करेंगे देन कितना आएगा ये E1 R2 प्लस E2 R1 इज डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, ये हो गया हमारा VThevenin। अब हमें यहाँ पर निकालना है, तो VAB क्या हो जाएगा हमारा E1 माइनस VThevenin। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम। तो E1 माइनस E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 देन E1 R1 प्लस E1 R2 माइनस E1 R2 माइनस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, एंड देन यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कौन कौन सा कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, बचा के हमारे पास E1 माइनस E2 मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट 52 an alternating current having peak value 14 ampere is used to heat a metal wire to produce the same heating effect. A constant current I can be used where I is। तो यहाँ पर हमें पीक वैल्यू दे रखी है, वो है 14 एम्पियर एंड IRMS कितना हो जाएगा, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 देन 14 डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ जो एनर्जी होगी वो कितना आएगी हमारी, या पावर भी कह सकते हैं हम इसको, हीटिंग पावर। तो H हीट इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगी IRMS R इंटू T। ये T हमारा टेम्परेचर को शो कर रहा है। ओके, I स्क्वायर RT देन I स्क्वायर इज इक्वल्स टू IRMS स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2। सो व्हाट इज दिस, कितना आ जाएगा ये I स्क्वायर हो जाएगा एंड देन 196 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन 98 एंड I स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 98 देन I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अप्रोक्स ये आएगा हमारे पास 9.89 समथिंग या 99 जो भी आप मानना चाहें। तो ये अप्रोक्स इसके अबाउट आ रहा है 10 एम्पियर। देन हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 into 10 to the power 6 volt per meter. Parallel plate air capacitor has area 20 centimeter square and plate separation 0.10 mm. The maximum RMS voltage of an AC source which can be safely connected to this capacitor nearly. तो ये हमें दे रखी है E की वैल्यू एंड देन ये हमें दे रखा है D और ये हमारे पास है इसका एरिया। हमें निकालना है यहाँ पर वोल्टेज। तो V इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा E इंटू डी देन 3 into 10 to the power 6 इंटू 0.1 इंटू 10 to the power -3। ये हो गया हमारा मीटर और ये था हमारा वोल्ट पर मीटर। ओके, देन कितना आ जाएगा ये 0.3 इंटू 10 to the power 3 वोल्ट। ये हमारा आ रहा है V पीक वैल्यू आ रही और हमें निकालने VRMS इज इक्वल्स टू होती है V0 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय √2। ये 300 हो जाएगा। ओके, एंड देन इसका आंसर आ जाएगा 212 कुछ 16 समथिंग। ओके, देन ये हमारा अप्रोक्स कितना आ रहा है 210। नेक्स्ट इज लॉन्ग सोलेनॉइड tightly wound of wire with resistivity
50 rho has an n turn per unit length. The thickness of the wire insulation is negligible. The cross-sectional area of solenoid is A and alternating voltage of frequency F is laid to solenoid. The phase difference between the current and voltage is given the self-inductance of solenoid this. तो यहाँ पर हमारे पास 10 phi जो हमारे फेस को शो करता है वो क्या होता है ओमेगा L अपॉन R. ओके, एंड देन यहाँ पे फाई इज इक्वल्स हो जाएगा 10 इनवर्स ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2 पाई एफ और एल यहाँ दे रखा है म्यू नोट पाई, सॉरी इसको थोड़ा स्पेस करके इस साइड से लिखते हैं 10 इनवर्स 2 पाई एफ म्यू नोट पाई एन स्क्वायर ए स्क्वायर एल एंड आर कितना होता है हमारा रो एल. देन यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग लेंगे हम तो एल अपॉन ए और मान लेते हैं कि इसकी रेडियस जो है वो बी है. ठीक है, तो 2b इज इक्वल्स टू 1 एंड देन एक की हो जाएगी देख 2b इज इक्वल्स टू 1. ये हमारे पास क्या है डायमीटर है. ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया का. देन यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2n. इन सबको हम यहाँ पुट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ इज इक्वल्स टू, जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे b की वैल्यू रखने के बाद तो जो आपका ऑप्शन सेकेंड इससे मैच हो जाएगा. ओके, तो आपका ऑप्शन सेकेंड इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज़ in the circuit shown in figure the generator supply the same amount of RMS current at either very small or very large frequencies. What can be deduct about the resistance R1 and R2 and R3 for this information? So सबसे पहले हम क्या करेंगे वेरी स्मॉल फ्रिक्वेंसीज के लिए निकालते हैं. सो वेरी पहले एक्स एल इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा एल एंड एक्स सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1/ओमेगा सी. और वेरी स्मॉल फ्रिक्वेंसीज उसके लिए मान के चलते हैं ओमेगा टेंस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा एंड देन ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा. तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा ओपन सर्किट एंड ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट. तो हमारा जो इंडक्टेंस है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये ओपन सर्किट हो जाएगा कब वेरी स्मॉल फ्रिक्वेंसीज पर. तो ये तो हमारा हट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ R2 एंड ये शॉर्ट सर्किट एंड ये R3 एंड ये भी हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा एंड देन ये कनेक्ट होगा. ओके, देन हमारा R इक्वलेंट क्या हो जाएगा R2 प्लस R3. लेकिन वेरी लार्ज के लिए बात करेंगे तब क्या हो जाएगा मान लीजिए ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ऊपर एक्स सी क्या हो जाएगा 0 एंड एक्स एल कितना हो जाएगा इन्फिनिटी. तो अभी ये ओपन सर्किट हो जाएगा एंड देन ये शॉर्ट सर्किट है. तो यहाँ शॉर्ट सर्किट कर देते इसको ओपन सर्किट कर देते. ओके, देन R1 बचेगा एंड ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा एंड देन R2 बचेगा एंड देन ये शॉर्ट सर्किट हो गया एंड देन जहाँ जहाँ हमारे पास इंडक्टेंस है वहाँ हम क्या कर देंगे ओपन सर्किट कर देंगे. तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2. और अब यहाँ पे दोनों में जो करंट फ्लो हो रही है वो सेम है. इसका मतलब I इज इक्वल्स टू क्या होता है V/R से हम क्या लिख सकते हैं I1 इज या फिर हाँ मान लेते हैं इसमें करंट I1 फ्लो रही हो इसमें करंट I2 फ्लो रही. तो I1 इज इक्वल्स टू I2 एंड दोनों में V तो सेम है ही. तो कितना आ जाएगा V/R2 प्लस R3 इसके लिए रिएक्टेंस और यहाँ पर कितना हो जाएगा V/R1 प्लस R2. देन यहाँ से सॉल्व करेंगे तो R1 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास R3. देन ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज़ a series LCR circuit has resonance angular frequency omega naught and a large quality factor Q. The approximate form of its impedance at a high frequency in the term of R omega naught Q and omega. यहाँ पर हम हाई फ्रिक्वेंसीज़ की बात करें और अभी हमने देखा कि हाई फ्रिक्वेंसीज़ पे हमें कौन डोमिनेट करता है हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा एंड क्या कौन सा डोमिनेट करेगा इसमें इंडक्टेंस वाला. तो जो हमारा Z होगा वो क्या होगा हमारे पास Z ओमेगा L एंड क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल्स टू कितना होता है ओमेगा L अपॉन R. ओके, देन यहाँ से L इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा QR अपॉन ओमेगा नॉट. यहाँ पुट आउट कर देंगे देन Z इज इक्वल्स टू Z ओमेगा QR अपॉन ओमेगा नॉट. तो ये हमारा ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट. Next is 57. In a series LCR circuit with an ideal AC source of IRMS 50 volt, frequency of 50 by pi hertz and R is equals to 300 ohm. The average electrical energy stored in the capacitor and average magnetic energy stored in the coil are 25
millijoule and 5 millijoule respectively. The value of RMS current in the circuit is 0.1 ampere on decreasing the frequency of the applied AC source. अगर हम AC सोर्स की फ्रिक्वेंसी को क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो जो इफ़ेक्ट है वो कैसा होगा. अब यहाँ पे इतने सारे डेटा की हमें कोई नीड नहीं थी. हमें जैसे कि पता है कि फ्रिक्वेंसी वर्सेस इम्पिडेंस का ग्राफ कैसा होता है हमारे पास, पैराबोलिक होता है. ओके, देन यहाँ होता है हमारा XC बराबर XL. एंड लो फ्रिक्वेंसीज़ के लिए अभी हमने देखा कौन डोमिनेट करता है हमारा यहाँ पर, XC. देन XC इज़ ग्रेटर देन XL. एंड हाई फ्रिक्वेंसीज़ के लिए क्या हो जाएगा हमारा, XC इज़ लेस देन XL. तो ये हमारा इम्पिडेंस एंड फ्रिक्वेंसी का ग्राफ था. तो इम्पिडेंस क्या होता है, I इज़ इक्वल्स टू V अपॉन R. देन I इज़ प्रोपोर्शनल टू V अपॉन R. तो इसका जस्ट अपोजिट ग्राफ हो जाएगा. और अपोजिट ग्राफ कैसा हो जाएगा हमारा, जस्ट ऐसा ग्राफ हो जाएगा. ओके, तो इसमें इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं I एंड F सेम यही रहेगा. ये XC इज़ ग्रेटर देन XL के लिए और ये XC इज़ लेस देन XL के लिए. तो आप ऑप्शन से मैच कर सकते हैं कि पीक वैल्यू ऑफ करंट डिक्रीजेस, पीक वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेस, पीक वैल्यू ऑफ करंट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, पीक वैल्यू ऑफ करंट फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस. अब आप यहाँ देखिए पीक वैल्यू ऑफ करंट सबसे पहले तो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, एंड देन इंक्रीज़ होने के बाद वापस क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. तो आपका ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज़ फॉर द AC सर्किट शो इन फिगर द सक्सेप्टेंस एंड एडमिटेंस आर रेस्पेक्टिवली. सक्सेप्टेंस क्या होता है हमारे पास, B इज़ इक्वल्स टू BL फॉर इंडक्टेंस एंड फॉर कैपेसिटर. एंड एडमिटेंस क्या होता है हमारा, जो रेजिस्टेंस है उसका इन्वर्स होता है. तो Y इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/R स्क्वायर प्लस 1/XL स्क्वायर माइनस XL माइनस XC होल स्क्वायर. ओके, देन वैल्यू पुट आउट कर देंगे तो B इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/10 माइनस 1/20. एंड देन इसको सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 200, 10 डिवाइडेड बाय 200. तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 0.05. ओके, एंड देन एडमिटेंस कितना हो जाएगा, √1/R स्क्वायर 25 प्लस 1/10 माइनस 1/20 एंड देन होल स्क्वायर 1/25 प्लस अभी यहाँ पे हमने सॉल्व किया कितना आ रहा था ये 1/20. इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 प्लस 25 45 एंड 50 एंड 500. एंड देन आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स 0.3. ओके, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया. यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर भी करेंगे हम तो वो कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 400 हो जाएगा. ओके, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा इसमें अंडर रूट के अंदर. इसको सॉल्व करने के बाद आप इसको कंप्लीट कैलकुलेटिव से कर लेना, कैलकुलेटर से 206. तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज़ a coil with inductive reactance XL and impedance Z is connected to a AC mains of RMS voltage V. The average power dissipated in the coil is. तो जो हमारे पास इंडक्टेंस और जो रेजिस्टेंस R है वो एक RMS वोल्टेज से जुड़ा, ओके, एक AC सोर्स से. देन यहाँ से हमारा Z कितना हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू R प्लस J XL, ये हो गया. एंड देन यहाँ से Z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. पावर कितना होता है, V स्क्वायर R. यहाँ पे हमारे पास एवरेज पूछा है ना, और वो भी AC सोर्स का, तो होगा VRMS IRMS एंड कोस फाई की वैल्यू होती है हमारे पास R/Z. ओके, ये हमारा पावर फैक्टर होता है, ठीक है, जो हमें RLC सर्किट के लिए एवरेज पावर के लिए शो होता है, ठीक है. देन यहाँ से हम क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट आउट कर देंगे. देन P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, VRMS, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, VRMS अपॉन Z कोस फाई R अपॉन Z. देन VRMS स्क्वायर R अपॉन Z स्क्वायर. ये दो टर्म्स तो मैच हो गई हमारी, V स्क्वायर Z स्क्वायर, जहाँ पर भी कॉमन दिख रही है ना, एक बार इसको ट्राई करके देख लेंगे. एंड देन R की वैल्यू निकालेंगे तो R कितना हो जाएगा हमारे पास, Z स्क्वायर माइनस
एक्सएल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो बस यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर देंगे तो वी आर एम एस स्क्वायर अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एन इंडक्टर coil joined to 6 volt battery draw steady current of 12 ampere when this steady current 12 ampere when this coil is connected in a series to a capacitor and AC source of 6 volt RMS voltage is applied across the coil capacitor combination. It is found that the current in the circuit is in phase with the EMF. Which of the following statement is not correct regarding this circuit? सबसे पहले तो हम सर्किट बना लेते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट में DC दिया हुआ, DC सप्लाई है, ओके। देन यहाँ से ये DC सप्लाई और ये हमारा R एंड ये 6 वोल्ट और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है 12 एम्पियर। तो यहाँ से R निकाल लेते हैं। R इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, देन I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, V अपॉन I, 6 डिवाइडेड बाई 12 एंड 0.5 ओम, ये हो गया हमारे पास RL, ओके। देन नेक्स्ट इज अगर हम इसको कैपेसिटर से कनेक्ट करके और इसमें AC सोर्स अप्लाई करते तो भी हमारे पास करंट कितनी फ्लो होगी 12 एम्पियर। देन ये हमारा XC एंड ये RL एंड ये VRMS और ये 12 एम्पियर, ये 6 वोल्ट, ओके। देन अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो कॉम्बिनेशन है इस तरीके का, इट इज़ फाउंड दैट द करंट इन द सर्किट इन फेज विद द EMF। इसका मतलब XL बराबर क्या है उस टाइम पर XC, देन यहाँ पर RL बराबर RC हो जाएगा, देन आपका XC भी कितना हो जाएगा 0.5, क्योंकि दोनों सेम कॉम्बिनेशन में फेज में तो रेजोनेंस हो जाएगा वहाँ पर, ओके। ये हो गया एक। अब हम जो क्वेश्चन ऑप्शन से उस पर आते हैं, द नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट इज़ 0, हाँ नेट तो 0 होगा। The resistance present in the circuit is 0.5, yes 0.5. The impedance of the circuit is 0.5, yeah 0.5. The RMS current in the circuit, अब RMS करंट निकालते हैं। I RMS इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास V RMS अपॉन Z, और V RMS कितना है हमारे पास 6 और Z कितना है अभी हमारे पास 0.5 इज इक्वल्स टू 12 एम्पियर। इट्स नॉट 12/√2 एम्पियर। आप यहाँ से अगर देखते तो आप डायरेक्ट निकाल देते कि ये हमें एम्पियर, ये पीक वैल्यू दे रखी है करंट की, एंड देन आई आर एम एस इज इक्वल्स टू होता है आई नोट डिवाइडेड बाय √2, तो आप सीधा सा लिख सकते थे 12/√2। लेकिन नहीं, यहाँ पे हमें AC सोर्स दे दिया और AC सोर्स के लिए हमारे पास ये करंट नहीं फ्लो हो रही है, ये पीक वैल्यू नहीं है उसका, ओके। ये आई आर एम एस है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट हाँ क्लियर हो गया है। द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर NP एंड NS रेस्पेक्टिवली। लोड RL इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी। द रिफ्लेक्टेड इम्पेडेंस फॉर द ट्रांसफॉर्मर इज, तो हमें पता है ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या होता है VP अपॉन VS इज इक्वल्स टू होता है NP अपॉन NS। वोल्टेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिवाइडेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड IP इज इक्वल्स टू होता है NS अपॉन NP, ओके। एंड देन R इज इक्वल्स टू कितना होता है V इज इक्वल्स टू IR एंड देन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R, देन V अपॉन I, देन कितना हो जाएगा VP अपॉन VS इंटू IS अपॉन IP। एंड देन अगर मैं यहाँ से दोनों से वैल्यू पुट आउट करूँ तो VP अपॉन VS तो कितना हो गया NP अपॉन NS, एंड IS अपॉन IP कितना हो गया NP अपॉन NS, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास RP अपॉन RS इज इक्वल्स टू हो गया NP अपॉन NS होल स्क्वायर। देन यहाँ से RP इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास NP अपॉन NS होल स्क्वायर इंटू RS, और सेकेंडरी में हमें क्या मिल रहा है लोड, तो ये RL मान लेंगे इसको, और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड इम्पिडेंस, ठीक है। I इसको I लिख दो, इसको L लिख दो ताकि कन्फ्यूजन। अब आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, देन ऑप्शन सेकंड, यस ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ KLM एनर्जी लेवल ऑफ प्लेटिनम आर 80,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 3,100 रेस्पेक्टिवली, द वेवलेंथ ऑफ द K बीटा रेडिएशन, तो ये हमारे KLM ये सारे लेवल्स दे रखी है, उनकी एनर्जी दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 80,000 एंड 15,000 एंड
3100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये हो गया KLM। अगर L से M में आएगा तो ये हमारी K अल्फा लाइन हो जाएगी, और M से K में आएगा तो ये हमारी K बीटा वाली लाइन हो जाएगी। तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 80 माइनस 3100, और कितना आ जाएगा ये 76900। ये हो गया हमारे पास डेल्टा E। और हमें क्या निकालना है यहाँ पर, वेवलेंथ निकालना है। तो वेवलेंथ क्या होगी, डेल्टा E इज इक्वल्स टू HC अपॉन लेमडा, एंड देन लेमडा इज इक्वल्स टू HC अपॉन डेल्टा E। HC की वैल्यू होती है हमारे पास 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 7690 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन क्या हो जाएगा यहाँ से 0.01612 नैनोमीटर, और हमें एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 0.1612 एंगस्ट्रॉम। तो आपका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज a radio frequency coil is tuned to a certain frequency by 250 picofarad capacitor. To tune this coil to the second harmonic of this frequency, capacitance of 55 picofarad is required. The self capacitance of the coil is, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस का क्या रिलेशन होता है, F स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/s। कैसे हुआ ये, F इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास 1/2π√LC। ठीक है, यहाँ से आया है। और फॉर सेकेंड हार्मोनिक देन F2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ F1। तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर करके तब आएगा, तो 1/C2 प्लस C सेल्फ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देन 1/C1 प्लस C सेल्फ, और हमें यहाँ पर दे रखा है C1 एंड C2 कितना है हमारे पास, देन कितना हो जाएगा, इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे हम तब, C1 प्लस C सेल्फ इज इक्वल्स टू 4C2 प्लस 4C सेल्फ। देन कितना आ जाएगा ये C1 माइनस 4C2 इज इक्वल्स टू 3C सेल्फ, एंड C1 कितना है 250 माइनस 4 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू C सेल्फ। इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 पिकोफैरेड। तो आपका इसमें ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज a neutron moving with a speed v makes a head-on collision with a hydrogen atom in ground state kept at rest. The minimum kinetic energy of the neutron for which inelastic collision may take place. Okay, so inelastic collision में क्या होता है कि दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं। ओके, देन मान लेते हैं कि हम स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर कोलिजन u एंड आफ्टर कॉलिजन मान लेते हैं v1, एंड हाइड्रोजन की मान लेते हैं v2। ओके, एंड हाइड्रोजन पहले तो क्या है रेस्ट पर था, देन हम दोनों एनर्जी कंजर्वेशन एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लो लगाएंगे। ओके, और मान लीजिए कि जब न्यूट्रॉन हाइड्रोजन पर, मान क्या लेना है इसमें, ऑब्वियसली बात है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन पर बोम्बार्डेड करवाएंगे तो वो एक्साइटेड हो जाएगा तो वहाँ पर एक्साइटेशन एनर्जी भी आएगी। ओके, मतलब इनइलास्टिक कॉलिजन में वैसे भी आपको पता है कि एनर्जी लॉस होता है। ओके, देन मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या हो जाएगा mu इज इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2, और यहाँ हमें दे रखा है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन मान के चलो आप, तो u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड नेक्स्ट लगाएंगे हम इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। तो हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, एंड देन डेल्टा E एक्साइटेशन एनर्जी। ओके, देन यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा E डिवाइडेड बाय m। ओके, देन यहाँ से अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2, और ये वाली टर्म अगर मैं इसमें कंपेयर करूँ तो ट्वाइस ऑफ v1 v2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आया 2 डेल्टा E बाय m। ओके,
इसमें हम नेक्स्ट एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी लगाएंगे कि v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर करें तो कितना होता है v1 प्लस v2 होल स्क्वायर माइनस 4v1 v2। ओके, और वो मैं किसके इक्वल आ जाएगा v1 प्लस v2 कितना है u स्क्वायर माइनस ट्वाइस एंड 2v1 v2 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2 डेल्टा ई बाय एम माइनस 4 डेल्टा ई बाय एम। ठीक है, और v1 माइनस v2 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। v1 माइनस v2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, देन u स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 डेल्टा ई बाय एम। ओके, देन m u स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4 डेल्टा ई, या फिर इसको और देखिए तो m u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन 2 डेल्टा ई। तो इसका मतलब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन है वो एक्साइटेशन एनर्जी की ट्वाइस होनी चाहिए। और एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है हाइड्रोजन एटम की एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कहाँ से आई, ये तो आप बोर मॉडल से निकाल सकते हैं। बोर मॉडल के हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मूले से निकाल के आप इजीली निकाल सकते हैं। देन यहाँ से आपका हाफ एम वी यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 10.2 ई वी इज इक्वल्स टू 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज एन एटम इज कैपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग A atom is capable of existing in two states, a ground state of mass capital M and an excited state of mass M plus delta. If the transition from ground to excited state proceeds by the absorption of a photon, what must be the photon frequency in laboratory where the atom is initially at rest? Okay, then initially at rest सबसे पहले तो हम absorption कैसे होता है कि ये कैपिटल M है, इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया एंड ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो हो गया M प्लस डेल्टा। एंड देन यहाँ पे सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे एच म्यू प्लस ये रेस्ट पे एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई, इसकी ओवरऑल एनर्जी हो जाएगी अब जिसमें रेस्ट मास भी आ गई एंड देन आपकी काइनेटिक एनर्जी भी आ गई। अब हमें यहाँ पे म्यू निकालना है तो एच म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ई माइनस एम सी स्क्वायर, और ई इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी पावर 4। अब यहाँ पर ये मैंने ई का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, अभी यहाँ पर सॉरी सी स्क्वायर था, यहाँ पे m की जगह m प्लस डेल्टा हो गया। ओके, देन यहाँ पर आप क्या लिखेंगे m प्लस डेल्टा होल स्क्वायर सी टू द पावर 4 माइनस एम सी स्क्वायर। बस आप इसको सिंपल सॉल्व कर लो, अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2m डेल्टा एंड सी टू द पावर 4, यहाँ पर सी टू द पावर 4 एंड सी टू द पावर 4। अब यहाँ से इसको कॉमन निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा एम सी स्क्वायर और इसको 1 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस डेल स्क्वायर सी टू द पावर 4 एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2m डेल्टा सी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 और की पावर 1/2 माइनस एम सी स्क्वायर। अब इसमें हम हायर ऑर्डर टर्म्स को क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी टर्म्स को हम इसमें से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 प्लस हाफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस हाफ डेल स्क्वायर सी टू द पावर 4, यहाँ से इसको हटा दें एंड प्लस 2 डेल्टा एम एंड माइनस सी स्क्वायर। ओके, अब सिंपल बस एम सी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देन एम सी स्क्वायर प्लस हाफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम सी स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर और 2m एंड सी स्क्वायर देन 2 डेल्टा एंड माइनस एम सी। देन ये तो कैंसिल आउट हो गया, इस वाली टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी टर्म है। देन एच म्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर सी स्क्वायर 2m प्लस 2 डेल्टा। ओके, देन यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेके कॉमन निकालूँ तो कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई तीनों टर्म में करना था तो यहाँ पे भी करेंगे तो सिर्फ डेल ही रह जाएगा। ओके, सॉरी है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास ओनली
डेल्टा, देन 2 कैपिटल M डेल्टा डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल M। देन यहाँ से डेल्टा कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा। सॉरी, मैंने मल्टीप्लिकेशन में एम सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, एम का ही मल्टीप्लाई करके एम रिमूव कर दिया, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं होता। देन एम, सॉरी यहाँ से डेल्टा कॉमन निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, डेल्टा प्लस 2m डिवाइडेड बाय 2m सी स्क्वायर एंड म्यू, और देन यहाँ क्या आ जाएगा h। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखना चाहे तो डेल सी स्क्वायर हो गया, डेल सी स्क्वायर हो गया, h हो गया, डेल स्क्वायर ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये वाली टर्म्स तो 2 है, पर ये पूरी बड़ी वाली टर्म है, इन दोनों में से चेक कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से डेल सी स्क्वायर बाहर ले लिया और 1 डेल स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा। ओके, एंड देन यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, तो आपका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 66, a particle known as muon has the charge equal to that of an electron and mass equal to 200 times the mass of the electron. It move in a circular orbit around a nucleus with proton number z is equals to 3. Take the mass of the nucleus to be infinite, assuming applicability of Bohr model for the system. The value of n for which the radius of the orbit is approximately the same as that of the first orbit of hydrogen. तो सबसे पहले यहाँ पे हम रेस्ट वो रिड्यूस मास निकाल लेंगे। देन रिड्यूस मास फॉर हाइड्रोजन एटम कितना होता है, प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन होता है। देन 136 me इंटू me डिवाइडेड बाय 137 me इज अप्रोक्सीमेटली me हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके म्यून रखेंगे तो 1836 me इंटू 208 me डिवाइडेड बाय 1836 प्लस 208 me, ये हमारा रिड्यूस मास हो जाएगा। ओके, एंड देन r इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास, यहाँ से r इस प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर्स लिखे हैं मैंने। ओके, देन यहाँ से हम बस वैल्यू पुट आउट करके निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, आर एच इज इक्वल्स टू 1/m/e, और इसके लिए निकालेंगे तो हम पहले m निकाल लेते हैं। तो इसका अप्रोक्स आंसर आएगा हमारे पास 186। ओके, देन रेशो निकालेंगे हम कि म्यून के लिए और ये हाइड्रोजन के लिए, तो 1/, ये हो जाएगा n स्क्वायर 186 me, एंड ये हो जाएगा हमारे पास me, और दोनों में रेडियस सेम थी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1। देन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 186। यहाँ n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z पे भी इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि z बराबर 3 चेंज करना है हमें। ओके, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 3 एक्स्ट्रा आ जाएगा, एंड देन n स्क्वायर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई 3, देन n इज अप्रोक्सीमेटली हमारा 25 के आसपास आएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। 23 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा तो 25 हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ बीम ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इन द रेंज 100 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ सैंपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन गैस। अज्यूम दैट द एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय द सैंपल। एब्जॉर्ब्ड होगा तो वो कौन से हायर लेवल्स में जाएगा, और हायर लेवल्स में जाने के लिए आपको पता है कि उसकी जो एनर्जी है वो कितनी होनी चाहिए। एक तो हमारे पास कितनी होनी चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देन नेक्स्ट होनी चाहिए हमारे पास, और उसमें ऐड करते जाएंगे तो 12 पॉइंट समथिंग होनी चाहिए, एंड देन नेक्स्ट और होनी चाहिए। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से जो एनर्जी आएगी इन वेवलेंथ से उसे कंपेयर करके देखेंगे कि वो कौन से ऑब्जर्वेशन के लिए थी। ओके, देन नाउ वी चेक E is equals to hc by lambda, and hc is equals to, and lambda is equals to 100 नैनोमीटर is equals to कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड देन फोर E is equals to 1240 डिवाइडेड बाय 200 नैनोमीटर देन इज इक्वल्स टू 6.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और हमें पता है कि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए, 13.6 माइनस 3.4 इज इक्वल्स टू 10.2, एंड फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट
कितना आ जाएगी 13.6 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 10.1 एंड फॉर थर्ड एक्साइटेड स्टेट कितनी आ जाएगी 13.6 माइनस 0.85 इज इक्वल्स टू 12.75। तो ये जो है अप्रोक्स कौन सी एनर्जी के अप्रोक्स आ रही है हमारी 12.1 ओके 6.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किधर जा रही है 12.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इसकी वेवलेंथ इन एनर्जी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आएगी। देन 10.2 लेमडा इज इक्वल्स टू HC डिवाइडेड बाय डेल्टा ई। तो इससे ये मतलब इस एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं तो कितना आ जाएगा 10.2 जिससे हमें लेमडा कितना मिल जाएगा यहाँ से 122 नैनोमीटर। एंड देन फॉर लेमडा 2 12.1 से कितना आ जाएगा 103 नैनोमीटर। तो ये हमारी अप्रोक्स इस एब्जॉर्प्शन में आ रही ओके। सेकेंड नेक्स्ट इज a sodium atom in the first excited state 3p state has a lifetime 100 nanosecond for decaying to ground of 3 state. The wavelength of the emitted photon is 589 nanometer. The corresponding line width of the transition is line width mu is equals to होगी हमारी जो लाइफ टाइम है उसका इन्वर्स देन 100 nanosecond is equals to कितना आ जाएगा 10⁻⁷ हर्ट्ज। तो जो आपका ट्रांजिशन विड्थ है वो कितनी आ जाएगी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ S, L एंड J फॉर द स्टेट 2s हाफ। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी लिखी होती है स्पिन की। देन 2s + 1 इज इक्वल्स टू हाफ 2 देन S इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हाफ एंड फॉर S L इज इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो L हमारे पास 0 हो जाएगा और S कितना हो जाएगा हाफ और ये होता है J तो ये हो गया J हाफ। देन सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉनिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एटम इन द स्टेट 2d5/2। टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है हमारा μJ √J + 1 h क्रॉस सॉरी ये एनर्जी के लिए आता है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा J इज इक्वल्स टू J + 1 h क्रॉस। देन J इज इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर 5/2 + 1 7/2 एंड h क्रॉस कितना होता है 1.05 × 10⁻⁻34। जब आप इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 3.09 समथिंग ओके। देन आपका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज in a helium neon laser the transition from 3s to 2p level gives a laser emission of wavelength 632 nanometer. If the 2p level is the energy और ये एनर्जी दे रखी है द पंपिंग एनर्जी रिक्वायर्ड इज। तो जो पंपिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारी कि जो हमारी इस लेवल की जो एनर्जी उसको हमने जो एक्स्ट्रा एनर्जी दे के उसमें जो एनर्जी ऐड करी एंड देन पंप हो गया नेक्स्ट हायर स्टेट में जाने के लिए ओके। देन सबसे पहले हम इस लेमडा से हम ई निकालेंगे तो ई इज इक्वल्स टू होता है HC/λ देन 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 632.8 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके। और जो हमें 2p लेवल की दे रखी थी एनर्जी वो कितनी दे रखी है 15.2 × 10⁻⁻19 जूल। तो इसको सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 9.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ओवरऑल पंपिंग एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी हम इन दोनों को एडिशन करेंगे क्योंकि इस लेवल के अंदर पंप करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी 1.95 + 9.45 11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। या जूल में हम इसको डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओके। नेक्स्ट इज consider a sample containing a large number of atoms which is in thermal equilibrium at temperature T. Let a number n0 of these atoms are in their ground state with energy E0 and nx.
atoms are in a state of higher energy EX. A photon of wavelength lambda is emitted when an atom from the excited state return to the ground state. The temperature at which the ratio n नोट बाय एन एक्स इज इक्वल्स टू 2. वैसे तो इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, ये लेज़र में हमारे क्वेश्चन आता है जिसमें कि हम कि पंपिंग 2 लेवल लेज़र क्यों नहीं होता है. 2 लेवल लेज़र के लिए हम इसको शो करके बताते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है हायर एक्साइटेड स्टेट में एटम्स के ज़्यादा होने की, वो क्या होती है, टेम्परेचर बहुत इनफाइनाइट होना पड़ता है तब जाके होती है, मतलब उसमें हाफ नंबर ऑफ एटम्स भी नहीं रख सकते हम. तो इसमें डायरेक्ट आप ओवरऑल देखते तो हाईएस्ट जो टेम्परेचर होता है वो आंसर हो जाता. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर वैसे तो. लेकिन अगर आप करके देखना चाहें तो भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास इस स्टेट में ई एक्स में होने की एन एक्स इज इक्वल्स टू एन नोट पी, तो कितनी हो जाएगी एन नोट ई टू द पावर माइनस बीटा ई एक्स अपॉन ये एनर्जी होगी 0 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई एक्स. ये हो गया हमारा z. ठीक है ना, पार्टीशन फंक्शन. ओके, देन यहाँ से ये हो गया हमारा एन एक्स में होने की प्रोबेबिलिटी. लेकिन अब एन एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन नॉट डिवाइडेड बाय 2, मतलब हायर स्टेट में जो एटम है वो लोअर स्टेट में जो एटम है उसके एग्जैक्ट हाफ होने चाहिए. तो एन एक्स इज इक्वल्स टू एन नॉट बाय 2 इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस बीटा ई एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस बीटा ई एक्स. देन 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर बीटा ई एक्स. देन 1 प्लस ई टू द पावर बीटा ई एक्स इज इक्वल्स टू 2 1. और ये 1 कब होगा, जब ये 1 कब होगा, जब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म 0 हो जाएगी तब. और ये 0 कब होगी, ये तो हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जो ई एक्स अपॉन के बीटा इज इक्वल्स टू 1. या तो एनर्जी 0 होगी तब ये पूरी टर्म ऊपर वाली टर्म 0 हो जाएगी तो ई टू द पावर 0 1 आ जाएगा. लेकिन हमें पता है कि एनर्जी तो 0 हो ही नहीं सकती, हाई एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी. तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए वहाँ पे, इन्फिनिटी होना चाहिए, तभी तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा. इसका मतलब इन्फिनिटिव टेम्परेचर पे पॉसिबल है, इसीलिए हम 2 लेवल लेज़र नहीं बनाते. ओके, देन यहाँ से आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटिव के लिए आप टेम्परेचर कर ही नहीं सकते थे, इसलिए हमने फिर 3 लेवल लेज़र बनाना शुरू किया. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो टेम्परेचर होगा वही इसका आंसर होगा. इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी थी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था. ओके, नेक्स्ट इज द शॉर्ट टर्म फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ अ लेजर एट लैम्डा 11530 नैनोमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 8 पार्ट्स इन 10 टू द पावर 14. द कोहेरेंस लेंथ ऑफ द लेजर इज, कोहेरेंस लेंथ होती है हमारी इसकी एल इज इक्वल टू सी अपॉन डेल्टा म्यू, एंड डेल्टा म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 पार्ट्स इन 10 टू द पावर 14. इसका मतलब इज इक्वल्स टू सी अपॉन डेल्टा म्यू कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू म्यू, और म्यू इज इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लेमडा. देन यहाँ पे सी 10 टू द पावर 14 8 इंटू सी अपॉन लेमडा, ये लेमडा ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 14 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाय 8. तो कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 14 इंटू 11530 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर अपॉन 8. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.44 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर. तो आपका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट. नेक्स्ट इज in a Stern-Gerlach experiment a beam of silver atom passes through a magnetic field gradient of magnitude. तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का ग्रेडियंट है और वो जो इन्होंने दे भी रखा है कि आप इसको डी बी बाई डी जेड कंसिडर करके चलेंगे, और वो कितना है 1.4 टेस्ला पर mm. That is set off along z axis. The region of magnetic field or gradient had a width of w is equals to 3.5 centimeter in the direction of original beam. The speed of atom in 750 मीटर पर सेकेंड, जो हमें स्पीड है वो दे रखी है 750 मीटर पर सेकेंड. By what distance d have the atom been deflected when they leave the region of the magnetic field gradient. ओके, और यहाँ पे हमें मास ऑफ सिल्वर एटम इज इक्वल्स टू दिस एंड म्यू बी की वैल्यू भी दे रखी है. एंड एज्यूम द फील्ड ग्रेडियंट डी बी बाई डी जेड हैज़ द सेम वैल्यू थ्रू आउट द लेंथ ओमेगा. सो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि जो एनर्जी है वो क्या होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड में. एनर्जी U इज इक्वल्स टू होती है माइनस म्यू बी डॉट बी, एंड देन फोर्स कितना होता है हमारे पास माइनस डी म्यू बाई डी जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा म्यू बी डी बी बाय डी जेड. और F इज इक्वल्स टू एम ए से कंपेयर करेंगे तो A कितना हो जाएगा यहाँ पर
म्यू बी डिवाइडेड बाय एम इंटू डी बी बाय डी जेड। और मान लीजिए कि टाइम टी में जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो डी डिवाइडेड बाय वी है, तो जो हमारा z इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम अलोंग z डायरेक्शन, उसमें क्या हो जाएगा, हाफ ए की वैल्यू रखेंगे म्यू बी डी बी बाई डी जेड डिवाइडेड बाई एम इंटू टी की वैल्यू रखेंगे डी बाई वी होल स्क्वायर। ओके, देन इन सबको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। उसके लिए हमें सेपरेशन बिटवीन टू कंपोनेंट ऑफ बीम कितनी होती है, वो 2z होती है, तो दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा वो 2z के इक्वल होगा। तो यहाँ से 2 वाला फैक्टर रिमूव हो जाएगा, देन म्यू बी डिवाइडेड बाय म्यू डी बी जेड एंड डी बाई वी होल स्क्वायर। देन आप सबकी वैल्यू पुट आउट करके जब सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आपका एग्जैक्ट आएगा 0.157 नैनोमीटर। तो सेपरेशन ऑफ बीम कितना हो जाएगा हमारे पास 0.157 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन। पता नहीं अब इन्होंने ये आंसर्स क्यों दे रखे हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंसर यही आएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट इज in a normal Zeeman effect of experiment, spectral splitting of the line at the wavelength 5000 angstrom is to be observed. The spectrometer has a resolution delta lambda and this is lambda. Minimum magnetic field needed is, तो magnetic field है वो निकालना है हमें। एनर्जी सेपरेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है म्यू बी बी सॉरी एनर्जी जो होती है वो, ठीक है। और यहाँ से एनर्जी सेपरेशन कितना होता है हमारा एच सी डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर, दोनों को कंपेयर करके बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एच सी डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू डेल्टा लेमडा कितना है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -10 एंगस्ट्रॉम था ना, उसको मीटर में लिख दिया हमने। और यहाँ पर भी नीचे कितना आ जाएगा 5000 इंटू 10 टू द पावर -20 मीटर स्क्वायर। एंड देन यहाँ पर आप 1240 10 टू द पावर -9 मीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, देन आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे इन म्यू बी की भी वैल्यू रखना लास्ट में। तो जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 944 मिली टेस्ला। तो आपका ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट करना एंड देन बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, आप सारे वैल्यू पुट आउट करके सॉल्व कर लेना। म्यू बी की वैल्यू होती है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ म्यू बी इज इक्वल्स टू होता है 9.24 इंटू 10 टू द पावर -24 जूल पर टेस्ला, ठीक है। या फिर आप वो भी नहीं लेना चाहते तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर में भी वैल्यू ले सकते 5.79 इंटू 10 टू द पावर -5। ओके, नेक्स्ट इज अ कोबाल्ट टारगेट is bombarded with electron and the wavelength of its characteristic X-ray spectrum are measured. There is also a second Fenter characteristic spectrum which is due to an impurity in the cobalt. The wavelength of the K alpha lines are 178.9 cobalt picometer and cobalt and 143.5 picometer impurity, and the proton number of cobalt is 27. The proton number of impurity is, तो जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होती है उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होता है कि लैम्डा इज़ प्रोपोर्शनल टू होता है Z-1 होल स्क्वायर। ओके, देन यहाँ पर हमें कोबाल्ट के लिए इसकी वैल्यू तो दे रखी है 27, देन लैम्डा CO अपॉन लैम्डा CO इम्प्योरिटी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा Z-1 स्क्वायर फॉर इम्प्योरिटी, और यहाँ हो जाएगा 27 का स्क्वायर। ओके, देन हमें Z-1 होल स्क्वायर निकालना, तो लेमडा सी कोबाल्ट कितना दे रखा है हमें विदाउट इम्प्योरिटी 1789.5 और इंटू 27 एंड डिवाइडेड बाय कोबाल्ट इम्प्योरिटी कितना दे रखा है 143.5 इज इक्वल्स टू Z-1 होल स्क्वायर। देन Z इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इसको सोल्व करके उसका अंडर रूट निकाल के उसमें 1 ऐड करेंगे तो आपका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो 31 पॉइंट समथिंग में कुछ आएगा। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज
The spin orbit effect split the 3p to 3s transition in sodium into two lines, 589 corresponding to 3p3/2 and 3s1/2, 589.6 nanometer corresponding to 3p1/2 and 3s1/2. The effective magnetic field experienced by the outer electron in the sodium atom as a result of its orbital motion is, तो जो इसमें एनर्जी सेपरेशन होगा 3p2 3p1/2 का, वो होगा हमारा 2 म्यू बी बी. ओके, एंड देन 2 म्यू बी बी, 2 म्यू बी बी इज इक्वल्स टू वही हो जाएगा हमारा एच सी डेल्टा ई डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर. ओके, यहाँ पे हम लेमडा स्क्वायर 589 यूज़ करेंगे, 589 नैनोमीटर. एंड डेल्टा लेमडा की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी हो जाएगी 0.6 नैनोमीटर. और एच सी की वैल्यू अभी मैंने बता दी थी 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड देन आपको बी निकालना है, देन 2 म्यू बी को डिवाइड कर दो यहाँ से. तो आप अप्रोक्सीमेट जब सारे वैल्यूज़ निकालने के बाद आंसर निकालेंगे तो निकलेगा 18.5 मिली टेस्ला. मिली नहीं, सॉरी, टेस्ला आंसर आएगा. ओके, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ द क्लोरीन एटम इज 2p3/2 इन हाउ मेनी सब स्टेट विल द ग्राउंड स्टेट स्प्लिट इन अ वीक मैग्नेटिक फील्ड. वीक मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारी स्प्लिटिंग होगी वो किस पर डिपेंड करेगी 2l+1 पर. और वो कितनी हो जाएगी 2 × 1 प्लस कितना आ जाएगा 3. तो जो हमारा ऑप्शन है, सॉरी, वो 2j+1 पे डिपेंड करेगी. तो वो कितना हो जाएगा 2 × 3/2 + 1. देन ऑप्शन 4 इज करेक्ट. वीक मैग्नेटिक फील्ड में आपकी 3 लाइंस नहीं होती, मोर देन 3 लाइंस होती, ठीक है, जिसे हम अनोमलस जीमान इफेक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम इन द 3p2 स्टेट इज. मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना आपको, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हम स्पिन कंसिडर करके चल रहे हैं. इसका मतलब ये अनोमलस जीमान इफेक्ट है. और अनोमलस जीमान इफेक्ट में क्या होता है, आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो होता है जी पे डिपेंड करता है. जी म्यू बी √j j+1. तो सबसे पहले यहाँ जी निकालेंगे, वो कितना होता है हमारे पास 1 + j j+1 प्लस s+1 माइनस l+1 अपॉन 2j j+1 इज इक्वल्स हो जाएगा 1 + 2 2 + 1 माइनस, सॉरी, प्लस, और 2s+1 के अकॉर्डिंग स्पिन देखेंगे तो कितनी हो जाएगी वो 1 1 1 + 1 माइनस 1 1 + 1, क्योंकि जो p है उसके लिए l कितना होता है 1. 2 × 2 2 + 1. तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2. ये हो गया जी इज इक्वल्स टू 3/2 म्यू बी √j कितना है 2 2 + 1. तो कितना आ जाएगा ये 3 √3 एंड डिवाइडेड बाय √2 म्यू बी. तो ये कितना आ जाएगा 3 √3. और ये तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ k alpha x-ray photon is given in electron volt in term of z-1 by the formula. तो जो हमारा v बार इज इक्वल्स टू कितना होता है r z-b होल स्क्वायर एक्सरे के लिए, ठीक है. यहाँ पे मोजले इफेक्ट यूज़ में लेते हैं हम, इसलिए हम z को z-b² लिखते हैं. और यहाँ पे हमारा nf इज इक्वल्स टू 1 एंड ni इज इक्वल्स टू 2 k अल्फ़ा लाइन के लिए, ठीक है. k अल्फ़ा मैंने अभी बताया था आपको, अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें भी कि k l मतलब ये n = 1 और n = 2. तो यहाँ से यहाँ एमिशन, देन यहाँ वैल्यू पुट आउट करेंगे. देन v बार इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा z-1 दे रखा है यहाँ पे आपको r z-1 होल स्क्वायर एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 हो जाएगा. एंड देन यहाँ पे v बार को हम इन टर्म्स ऑफ e लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा HCr z-1 होल स्क्वायर 3/4. जब आप इस बाकी सारे को सॉल्व करेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट 3/4 एंड HC की वैल्यू निकाल के, तो ये हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड z-1 होल स्क्वायर. तो आपका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट.
नेक्स्ट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डायटोपिक मॉलिक्यूल इन लोएस्ट नॉन जीरो एनर्जी लेवल इज गिवन बाय कि रोटेशनल एनर्जी होती है वो हमारी होती है J+1 H क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2I। और अगर हमें सिंपलेस्ट वे में देखा जाए तो क्या होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। फॉर लोएस्ट के लिए J की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पर 1, तो E इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा H क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय I और ये E प्राइम। तो हम दोनों कंपेयर करके देखेंगे H स्क्वायर I इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देन ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2H क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर इन अंडर रूट। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। 2H क्रॉस स्क्वायर एंड आई स्क्वायर का अंडर रूट आई हो गया, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द एनर्जी इक्वेशन फॉर अ रिजिड रोटेटर इज गिवन बाय। जो रिजिड रोटेटर होता है उसकी एनर्जी किस के अकॉर्डिंग देते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देते हैं। E इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास J+1 H क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2I। यहाँ पर हम इसको वेवलेंथ की टर्म में लिखते हैं तो J+1 H को लिख देंगे हम H डिवाइडेड बाय 2π एंड 2I। ओके, देन ये H/2π और यहाँ पे C और ये वाला जो HC होता है ऊपर नीचे वाले, इन सबको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये H ये C एंड C से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो HC ये E की टर्म E के डिवाइड में चला जाएगा तो E/HC हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा V बार। तो J+1 H डिवाइडेड बाय 8π² IC। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज a sample was excited by 4358 angstrom line of mercury. A Raman line was observed at 4447 angstrom. Calculate the Raman shift in terms of V bar. Okay, तो V bar excited minus V bar stoke is equals to delta V bar is equals to V anti stoke minus V एक्साइटेड। अब यहाँ पे आपको बस इतना सा देखना है कि कौन सी स्टोक है या एंटी स्टोक। तो सबसे पहले ये तो हमारी क्या हो गई, एक्साइटेड वाली हो गई। तो मतलब यहाँ से ये लैम्डा एक्साइटेड है, यहाँ से मैं V बार निकालूंगी तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास अप्रोक्स 946.31 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गई मेरे पास V एक्साइटेड की। और एक और जो आएगी वो आपके पास स्टोक या एंटी स्टोक, वो आपको कम या ज़्यादा आएगी, उस पर डिपेंड करेगा। तो वो आ रही है मेरे पास 22487.07 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देख सकते हैं ये ज़्यादा है और ये कम है, मतलब ये स्टोक वाली है। तो आपका जो डेल्टा V बार है इन दोनों को माइनस करके आ जाएगा इजी। तो 459.24 सेंटीमीटर। तो आपको ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज़ द लैंडेजी फैक्टर एंड द टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ आयन इन 8s1/2 स्टेट आर रिस्पेक्टिवली। तो जो आपका लैंडेजी फैक्टर आपको G भी निकालना है पहले, तो J अभी हमने निकाला था एक क्वेश्चन में, तो कितना होता है J+1 प्लस S+1 माइनस L+1 डिवाइडेड बाय 2J+1। यहाँ पे J की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 और मल्टीप्लिसिटी दे रखी है हमें 8, तो 2S+1 इज इक्वल्स टू 8। देन S इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 7/2। तो जब आप J निकालेंगे तो वो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा उसका। यहाँ पे बस आपको जो J है वो 1/2 नहीं लेके 7/2 लेना पड़ेगा, क्योंकि S है, S में L इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा 0। जब L इज इक्वल्स टू 0 तो J इज इक्वल्स टू क्या होता है L+S L माइनस S। तो 0 + 7/2 टू 0 - 7/2 मोड के अंदर, तो ये कितना आ जाएगा 7/2। तो यहाँ पे आपको J की जगह भी 7/2 लेना है। जब 7/2 लेके सॉल्व करेंगे तो J की वैल्यू 2 आ जाएगी। एंड जो हमारा μJ होगा वो हो जाएगा यहाँ पे J+1। सो 2√7/2 इंटू 9/2 एंड देन ये हो जाएगा √9 7 63 एंड इट वॉज अप्रोक्स 7.9 समथिंग ही आएगा, क्योंकि 64 जस्ट 8 का हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज
the ratio of energy required to excite a diatomic molecule to the first vibrational and the first rotational level is reduced mass, here mu is reduced mass, omega is natural angular vibrational frequency, and d is distance between nuclei. फर्स्ट स्टेट ऑफ वाइब्रेशनल इज एच क्रॉस ओमेगा, ये एनर्जी होगी, और एनर्जी हमारी वाइब्रेशनल की रोटेशनल की कितनी हो गई, जे प्लस वन एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i, यहाँ से जे इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे क्योंकि फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट स्टेट की, तो क्या हो जाएगी एच क्रॉस आई, और दोनों एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय एच क्रॉस ऊपर चला जाएगा आई, देन ओमेगा आई एच क्रॉस, और आई हो जाएगा म्यू डी स्क्वायर, then omega mu d square divided by h cross. Option first is correct. Next is the angular momentum of an oxygen molecule having rotational energy E in term of atomic mass m of oxygen and the interatomic distance between oxygen nuclei is d. तो ये interatomic nucleus का distance d है, तो रेडियस हो जाएगी हमारे पास d/2, और इसका मास m, इसका मास m, तो ओवरऑल i इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 2m r स्क्वायर, मतलब d/2 होल स्क्वायर. ओके, यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंगुलर मोमेंटम निकालना है हमें पता है एंगुलर मोमेंटम और रोटेशनल एनर्जी में क्या होता है, एल स्क्वायर अपॉन 2i, देन एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2ie इन अंडर रूट, तो यहाँ से बस i की वैल्यू रख देंगे हम, तो कितनी हो जाएगी 2 इंटू एम की जगह हो जाएगा 2m इंटू डी स्क्वायर बाय 4 इंटू ई, देन ये कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा एम डी स्क्वायर ई, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा एम डी स्क्वायर ई. नेक्स्ट इज इन NMR experiment the radio frequency source oscillate at 34 megahertz and the magnetic resonance of the hydrogen atom in the sample being investigated occurs when the external magnetic field B external 0.78 Tesla has magnitude, assuming that B external and B induced are in same direction and taking proton magnetic component mu z to be this, the magnitude of B internal is. सो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग बी नेट जो होता है वो हमारा वो होता है बी एक्सटर्नल माइनस बी इंटरनल, एंड और यही डेल्टा ई के इक्वल होता है, एंड डेल्टा ई हमारा होता है एच डेल्टा म्यू इज इक्वल्स हो जाता है एच अपॉन आई बी नेट. ठीक है, देन बी नेट कितना हो जाएगा हमारे पास एच डेल्टा म्यू अपॉन 2 म्यू, क्योंकि हम आई को यहाँ पर 1/2 लेके चलेंगे. ठीक है, देन ये न्यूक्लियर स्पिन होती है. ठीक है, देन हमारा यहाँ से बी इंटरनल कितना हो जाएगा बी एक्सटर्नल माइनस बी नेट, और बी नेट कितना हो जाएगा एच डेल्टा म्यू अपॉन 2 म्यू. अब यहाँ से आप इन सब की वैल्यू पुट आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा बी इंटरनल इज इक्वल्स टू बी एक्सटर्नल कितना देगा 0.78 माइनस 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू डेल्टा म्यू दे रखा है 34 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26. एंड देन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, 0.18 समथिंग आएगा, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम तब 18.87 मिली टेस्ला हो जाएगा, एंड देन अप्रोक्स 19 मिली टेस्ला हो गया. ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3rd इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड इन द यूनिट सेल ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इज. तो जो बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस होती है उसकी जो ऑक्यूपेंसी होती है हमारी वो होती है √3/8 पैकिंग फ्रैक्शन. ठीक है, अब अनऑक्यूपाइड पूछ रहा है मतलब 1 माइनस √3/8, देन 8 माइनस √3π/8, तो आपका ऑप्शन 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम इन द डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इज फाउंड टू अकर एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द क्रिस्टल प्लेन. द डिस्टेंस बिटवीन द लैटिस इज, तो ब्रेक डिफ्रैक्शन कंडीशन लगाएंगे 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, एंड देन 2d निकालना है हमें साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 इंटू
2 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर रिफ्रैक्शन है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। डी साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2 इज इक्वल्स टू 2, देन डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 4 एंगस्ट्रॉम। देन यहाँ से कितना लिख सकते हैं हम इसको 0.4 नैनोमीटर। तो जो हमारा इंटरप्लेनर डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 0.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट, इफ़ के इज़ द वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट एक्सरे एंड जी इज रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर देन द ब्रेक्स लॉ कैन बी रिटर्न। तो जो ब्रेक्स लॉ होता है वो हमारा इस कंडीशन को फॉलो करता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द कंडीशन दैट परमिट्स द लेटिस डायरेक्शन MNP टू बी फाउंड इन द लेटिस प्लेन इज, जो कंडीशन होती है वो हमारी यही होती है। डायरेक्ट कुछ फंडामेंटल्स है तो ये आपको सीधी तरीके से प्रॉपर्टीज है ओनली। कंसिडर अ लीनियर लेटिस कंसिस्टिंग ऑफ एन आइडेंटिकल इक्विडिस्टेंस एटम सेपरेटेड बाय ए फॉर एच लेटिस द डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन इज in frequency space given by this, the maximum vibration frequency mu d of atom in this lattice। जो maximum vibration होती है वो हमें g mu d mu is equals to n, यहाँ पे क्योंकि हमें नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल दे रखे और लीनियर लेटिस है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको n ही कंसिडर करके चल रहे इक्वल में। तो बस यहाँ वैल्यू पुट आउट कर देंगे n a v s d mu इंटीग्रेशन mu 0 to d n, then mu 0 to mu d is equals to n vs divided by 2 n a, n से n कैंसिल आउट हो गया, vs अपॉन 2a, then mu d is equals to कितना आ जाएगा vs अपॉन 2a। ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज फॉर अ lattice solid the lattice specific heat at low temperature and by approximation varies with absolute temperature according to। तो यहाँ पे 2d की बात करें CV इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर D बाय S, जहाँ D हमारी क्या शो करता है डायमेंशन और S यहाँ पर हमारे जो वेव वेक्टर होता है वेव वेक्टर की पावर को शो करता है, ठीक है। और फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर लेटिस क्या होते हैं बोसॉन्स होते हैं। लेटिस वाइब्रेशन में लेटिस फोनॉन्स काम में आते हैं, ओके। फोनॉन जो क्या होते हैं बोसोन होते हैं, उनके लिए S इज इक्वल्स टू 1 होता है। डायमेंशन 2 की बात करते हैं CV इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर। अगर हमसे इन जनरली पूछते तो हम डायरेक्ट CV इज प्रोपोर्शनल टू T क्यूब लगाते, लेकिन जब डायमेंशन की बात करेंगे तब हम ये वाला यूज़ करके चलेंगे। तो आपका ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस एट 0 Kelvin इज U0 इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 3 डायमेंशन गैस ऑफ n फ्री इलेक्ट्रॉन एट 0 Kelvin एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ दिस गैस। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि U0 जो है वो क्या है यहाँ पर हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी, सॉरी जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन गैस है उसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो क्या होती है हमारी फर्मी एनर्जी के इक्वल होगी। तो फर्मी एनर्जी हमारी 3 डायमेंशन में कितनी होती है EF इज इक्वल्स टू h क्रॉस स्क्वायर 2/2 m 3 पाई स्क्वायर n बाई v टू द पावर 2/3। यही हमारी यहाँ पे क्या दे रखी है U0 दे रखी है। और हमें पता है कि एवरेज एनर्जी के अकॉर्डिंग हम प्रेशर निकाले तो वो कितना आता है 2/3 U0 अपॉन v, और ये U0 की वैल्यू दे रखी है। अब बल्क मॉडुलस होता है हमारा B इज इक्वल्स टू -v dp/dv। देन यहाँ से हम U0 की वैल्यू पुट आउट करेंगे और V एक्स्ट्रा है ही, इन सबको कैलकुलेट करके जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर डेरिवेटिव ही करना है सिर्फ इसमें। यहाँ पे 2/3 हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा हो जाएगी 5/3 हो जाएगी, 5/3 पावर यहाँ आ जाएगी तो 5/3 5 2 10 और 3 3 9, यहीं से पता चल गया। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और एक जो एक्स्ट्रा V आएगा वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले V से पावर एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी ना क्योंकि नेगेटिव में। तो बस ईजी सा था ये भी, आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन गैस इन 3 डायमेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स इट्स फर्मी टेम्परेचर्स विल बी। तो हमारा EF है वो हमारे नंबर डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है DS, और जो TF है वो भी ऐसी इसकी प्रोपोर्शनलिटी पे डिपेंड करेगा इन 3 डायमेंशन, और वो भी किसके लिए इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के लिए S इज इक्वल्स टू कितना होता है 2 होता है, और 3 डायमेंशन तो D कितना हो गया हमारे पास 3/2। तो नंबर डेंसिटी है वो क्या अगर इंक्रीज़ करते हैं तो TF इज इक्वल्स टू n 3/2 डिवाइडेड बाय TF प्राइम 8n 3/2, 8 टाइम्स कर देते तो TF प्राइम कितना हो जाएगा हमारा 8 3/2 एंड TF 4 TF। देन हमारा
जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा 4 टाइम इंक्रीज है। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी इन टर्म ऑफ फर्मी टेम्परेचर टी एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है हमारे टी के। तो यहाँ पे इन सबको तो आप हटा के चले। नेक्स्ट अब इन दोनों में हमारा, तो इन दोनों में हमारा क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सी वी इलेक्ट्रॉनिक इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 2 आर टी बाई टी एफ। ये डायरेक्ट आंसर्स है आपके, ठीक है। ये हमने जो स्पेसिफिक हीट थ्योरी जो होती है हमारी इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन कौन आते हैं हमारे, ड्यूरेल ऑरेंज आते हैं, क्लासिकल थ्योरी एंड देन क्वांटम थ्योरी में हमारा आया था इसमें सोमरफील्ड ने फ्री इलेक्ट्रॉन गेज थ्योरी कंसिडर करके चला था। उसमें जब हम आगे की तरफ पढ़ते तो एवरेज एनर्जी के बाद स्पेसिफिक हीट की जो डिपेंडेंसी है वो इसके अकॉर्डिंग होती है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन क्रोनिंग पेनी मॉडल फॉर डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल वी ऑब्टेन दिस वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग फ्रॉम द रिजल्ट विद द पॉजिटिव पी इज वेरी लेस देन 1 द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट बैंड एट के इज इक्वल्स टू 0 इज। तो जो हमें एनर्जी है वो निकालनी, तो यहाँ से सिंपल सा वैल्यू पुट आउट करेंगे के इज इक्वल्स टू 0 के लिए। तो क्या आ जाएगा पी साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा ए प्लस कोस अल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू कोस के 0 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि के इज इक्वल्स टू 0, देन कोस 0 कितना हो जाएगा 1। पी साइन अल्फ़ा ए अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस अल्फ़ा ए। 1 माइनस कोस अल्फ़ा ए को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा ए बाय 2, देन पी 2 साइन अल्फ़ा ए बाय 2 इंटू कोस अल्फ़ा ए बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय अल्फ़ा ए। देन क्या हो जाएगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो P अपॉन 2A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 अल्फ़ा ए बाय 2 एंड P अपॉन अल्फ़ा ए इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अल्फ़ा ए बाय 2, देन अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2P, देन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कितना होता है 2m e h क्रॉस स्क्वायर इन अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p। देन यहाँ से p इज इक्वल्स टू कितना, सॉरी e इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा h स्क्वायर p डिवाइडेड बाय 2m a स्क्वायर। तो जो आपका ऑप्शन 1 है वो क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा, सॉरी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, then second option is correct. Next is and last for this video, consider a two-dimensional square lattice. The kinetic energy of a free electron at a corner of the first brilliant zone is larger than that of an electron at the midpoint of a side face of the zone by a factor of b. The value of b is, तो जो हमारा ब्रिलियंट जोन होता है वो कैसा होता है कि इस तरीके का होता है वो, ठीक है। ये आपका माइनस पाई अपॉन ए, देन 0 एंड देन पाई अपॉन ए। ये हो गया हमारा कॉर्नर और ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। तो जो मिड पॉइंट पे अगर वो मैं यहाँ से भी कंसीडर करके चलूँ के वाई वाली में भी, एंड ये के एक्स है, ठीक है। अगर मैं के एक्स में भी कंसीडर करूँ या के वाई में कहीं से भी कोई सी भी डायमेंशन में देखूँ, तो मैं देखूँगी कि मिड पॉइंट पे सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट मिल रहा है, या तो के एक्स होगा या फिर वो के वाई होगा। तो जो हमारा एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है ई इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई 2m के स्क्वायर, के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो जो मिड पॉइंट की निकालेंगे हम ई मिड इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m एंड पाई अपॉन बी का होल स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ एक ही कंसीडर करके चलेंगे। अगर मैं ऐसे ई कॉर्नर निकालूँ तो ई कॉर्नर में क्या हो जाएगा एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, यहाँ पे क्या होगा के एक्स भी होगा और के वाई भी होगा, तो पाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पाई अपॉन बी स्क्वायर के एक्स के लिए एंड के वाई दोनों के लिए हो जाएगा। देन यहाँ से सिंपल सा पता चला कि ई कॉर्नर ट्वाइस ऑफ ई मिड, तो ई मिड इज इक्वल्स टू ई कॉर्नर, ठीक है। देन यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सो गाइज ये हमारे लास्ट 51 to 100 तक के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम 101 to 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करके इस पूरा पेपर को इसको कंप्लीट कर लेंगे, ओके। अगर इस क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं, हम अलग से वीडियो बनाने की ट्राई करेंगे, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।